सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि अधिक पैसा, अधिक वित्तीय अनुशासन चाहते हैं। मोर मनी वांट मोर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हाँ दोस्तों, इस वाक्य को मैं अगर कहूँ कि ये अति अनिवार्य है जीवन में, तो ये सत्य है सर। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि पहले ये आपको जानना जरूरी है कि अधिक पैसे का अर्थ क्या है और अधिक उसमें वित्तीय अनुशासन क्यों जरूरी है। इन दोनों बातों का पॉइंट अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, ध्यान से अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो सारी समस्याएं जो होती है, कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, उसको आप उस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और कई समस्याओं का समाधान भी दोस्तों वित्तीय अनुशासन से ही होता है, यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ही होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि अधिक पैसे का आने का अर्थ ये बनता है कि मन चंचल है, अपना दिल दिमाग चंचल हो जाता है, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, नए नए इच्छाओं का प्रवेश होता है। तो ये सब बातें अपनी जगह ओके है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या है ना, पहले इन बातों को हम समझें कि अधिक पैसे का यहाँ क्या अर्थ है। अधिक पैसे का अर्थ ये है दोस्तों, जो आपका महीने का जो खर्चा है या साल का जो खर्चा है, आप चाहें तो मंथ वाइज सोचिए या पूरा साल का लेकर, मतलब पूरे वर्ष का सोचिए, पूरा 1 ईयर का पूरा सोच कर भी चलिए। क्या है, जो अधिकतर बिजनेस पर्सन होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर को ज़्यादा काउंट करते हैं। और जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो जनरली मंथली अपने एक्सपेंसेस या जो भी मतलब आउटफ्लो होता है उसे काउंट करते हैं। तो मैं दोनों रूप से कर रहा हूँ दोस्तों। जिनका मंथली इनकम जो भी है, अगर उस मंथली इनकम तो ठीक है, ये तो अपने अपनी दुनिया में सबका अपना अपना कारोबार है, अपना काम है, अपना व्यापार है, अपना जॉब है, सब अपनी अपनी बातें हैं। अधिक पैसे का अर्थ ये है दोस्तों कि जो मंथ का खर्चा है, उस खर्चे के बाद आपके पास दुगना या 3 गुना पैसा सरप्लस जब बचे, तब वो अधिक पैसे के अंतर्गत आता है। आपके पूरे मंथ का या पूरे वर्ष का, पूरे साल का जो खर्चा है, उस खर्चे के बाद जो आपका दिखता है फंड, दुगना या 3 गुना से ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा है, तब वो अधिक पैसे के अंतर्गत आता है। अब यहाँ होता क्या है निजी जीवन में दोस्तों कि हमारा ठीक है, मन भावना इच्छाएं अपना पूरा करना ही चाहिए जीवन में। अगर ये अधिक पैसा आता है तो पहले अपने जीवन में सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि आपने नेसेसिटीज़ जो हैं, और अपना ही नहीं पूरे परिवार का जो नेसेसिटीज़ है, पहले उसे पूरा करें आप। जो अति अनिवार्य है, जो अत्यधिक मतलब जिसको मैं महत्वपूर्ण कहूँ, उसे पहले पूरा करिए आप। अपनी खुद की इच्छा तो हम बाद में भी सोच सकते हैं दोस्तों। पहले बच्चों का पारिवारिक रूप से उनकी क्या इच्छा है, और उनकी इच्छा उनके हिसाब से, उम्र के हिसाब से वो सही है या वो अभी होना चाहिए, या अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें हम कोई ऐसी चीज़ दे दें। जैसे अभी मैं कोई बड़ा उदाहरण नहीं देने जा रहा हूँ दोस्तों, कि अगर बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं और उन्हें हम एक्सपेंसिव मोबाइल उनके हाथ में दे दें, तो वो सही नहीं है, क्योंकि अभी उस उम्र और वो आवश्यकता उनके जीवन का नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें एज ए एल्डर पर्सन, जब हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या घर में सीनियर जो हैं, इन बातों का पहले प्रवेश या ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक आवश्यकता जो चीज़ की है पहले उसे पूरा किया जाए, अपना, परिवार का। और अपना तो ठीक है, हम तो बाद में भी सोच सकते हैं पूरा करने का विषय जो भी है। तो इन बातों को पूरा करने के बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये कहता है दोस्तों कि जो अति अनिवार्य उसे खर्चा किया जाए, वो इच्छाएं पूरी की जाए। जो अति अनिवार्य है, जिसे हम कहते हैं दिनचर्या में जो अति अनिवार्य है, जहाँ आपका टाइम मैनेजमेंट, कुछ कार्य लेने से, कुछ काम पूरा होने से, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि कहीं आपको दूर जाना है, कहीं ट्रैवलिंग है,
और वो ट्रैवलिंग का कार्य विषय आपको काफ़ी मतलब हार्डशिप या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके पास अत्यधिक पैमाने में जब पैसा आता है तो वित्तीय अनुशासन ये भी कहता है दोस्तों कि आपको कार ले लेना चाहिए और उस कार को आप डिसिप्लिन लेवल पर इस्तेमाल करिए, जैसा जितना ज़रूरी है, जितना उसकी आवश्यकता पूरी करनी है या होना है, उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। हाँ, ऐसे हमें इंडिविजुअल ज़रूरी है तो भाई चलो ठीक है, हम मोटर बाइक ले लिए, मोटर बाइक जो भी है हम उसे पूरा किए। जो हमारे जनरल या कहते हैं ना एक अपने निजी जीवन में जो आवश्यकता है ट्रैवलिंग के लिए, उसी हिसाब से दोस्तों जो हमारी टेक्नोलॉजी है और आपके कार्य विषय ऐसे हैं जो कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो आपके लिए लैपटॉप भी अति अनिवार्य है दोस्तों। अब वो लैपटॉप किस लेवल का, किस क्या पॉइंट से कितनी आपकी आवश्यकता है, उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। न कि मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही अच्छा ब्रांड का आ गया है और लेटेस्ट मॉडल है। लेकिन ठीक है, लेटेस्ट मॉडल अपनी जगह है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी आवश्यकता क्या है। उस हिसाब से अगर हम खर्चा करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंडिचर, या आपका जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उस हिसाब से हो और उसका आपको रिटर्न मिले, तो ये सब खर्चे हैं जिसमें आपको समय बचे, आपका कार्य जल्द से जल्द पूरा हो, आपकी इफ़िशिएंसी बढ़े, कार्य करने की आपकी जो क्षमता है, जो कार्य विषय है वो हिसाब से पूरा हो। तो ये सब चीज़ों के लिए वित्तीय अनुशासन यही सब है दोस्तों। हाँ, ये बातों का समावेश इसमें है। अब जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं कि जब अधिक पैसा आता है तो खर्चे भी अधिक होने लगते हैं, जो ज़रूरी नहीं है वहाँ भी खर्चे होने लगते हैं। जो अपने जीवन में कहीं जाना आना या होना ज़रूरी नहीं है तो भी हम अपने मन को चंचल करके खर्चे बढ़ा देते हैं, इच्छा को और ऊपरी हवा दे देते हैं। तो जिसके कारण दोस्तों समस्या वहाँ से शुरू हो जाती है। चलिए, ये सब तो अपनी जगह है, जो बात इच्छा की है हो गई और कार्य विषय हो गया। फिर उसके बाद भी अगर सरप्लस फंड आता है, अत्यधिक पैसा आता है या होता है, या आपका इनकम बढ़े, इनकम आपका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हम तो दिल से चाहेंगे कि आप जितना साल में 2-3 गुना आपका इनकम और बढ़े, 3 गुना क्या 5 गुना 10 गुना बढ़े। लेकिन जो बढ़े वो सही ढंग से, जो आपका इनकम बढ़े वो लीगली सही बढ़े, एक सही रूप में बढ़े, जो सही रूप में हो। कि आप अधिक पैसा कमाना जरूरी नहीं है दोस्तों। अधिक आपको, मैं ये जरूर कहूँगा, ईमानदारी से कमा के पैसा रखना या बनाना वो जीवन में ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे पैसे दोस्तों वो रहता भी है, संभलता भी है और अपने आप में एक डिसिप्लिन भी आ जाता है, क्योंकि उसकी अहमियत आप समझते हैं। उसमें उसके पीछे आपका मेहनत है, आपकी ईमानदारी है, आपका सेल्फ सबमिशन है, आपका समर्पण है। ये सब चीज़ें जीवन में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, नो डाउट, जब पैसा आता है, इनकम बढ़ते हैं और सारी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जब हम देखते हैं कि दुगना 3 गुना या 4 गुना या उससे भी ज़्यादा फंड अवेलेबल है, तब नेचुरली एक ही बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात दोस्तों। अब इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो फिर हमें ये भी देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट टेस्ट कैसा है, आपका स्वभाव क्या है। आप पहले अपने आप को स्टडी करिए कि आपका नेचर है सेफ, सिक्योर्ड और हर तरफ से ग्रोथ भी हो, सिक्योर्ड भी रहे फ्यूचर में, और हर तरफ से 100% सेफ और सिक्योर्ड हो। अगर आपका ये सोच है और विचार और गुण है या स्वभाव है, तो आपको दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आपको बैंक में ही एफडी करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहिए, या मैं दूसरे शब्द कहूँ कि थोड़ा बहुत जैसे पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत सारे स्कीम्स हैं, वो सब आपको फिर प्लान करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप सेफ सिक्योर्ड को ज़्यादा अहमियत देते हैं इस हिसाब से। हाँ, अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियली कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके कुछ करना है, कुछ और एक्स्ट्रा कमाना है कुछ, और हमें वो कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो दोस्तों उसके लिए फिर म्यूचुअल फंड भी एक अपनी एरिया में अच्छा एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपको स्टॉक मार्केट का अच्छा नॉलेज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है,
तब आप स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब जैसे मैंने अभी कहा ना दोस्तों कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अगर नो डाउट आपका जो सरप्लस फंड है उसे किस तरह से इन्वेस्ट करें, पहले वो स्टडी करना चाहिए। उसे कितना करना है, वो हमें कितना होना चाहिए। भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है, हाँ इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10 लाख है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, जो भी है, हमें उसमें फिर कैसे क्या काम करना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा है और कुछ अपने ऑडियो में पहले भी मैंने कहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आप स्टार्ट करते हैं तो पहले अगर आपको अच्छा नॉलेज है तब इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आप 50% प्लान कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, अनुभव है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, पेशेंस है, ये सारे गुण हैं आप में, तो आप 50% तक अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का या इन्वेस्टमेंट बजट का 50% तक प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं इन सब चीज़ों में, कुछ करना, कुछ जानना, कुछ कमा लेना, कुछ पाना, तो बेस्ट होगा दोस्तों कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का सिर्फ 30% ही आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, सबसे बेस्ट। ये जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। पहले इस बात को सरल रूप में समझ लीजिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 30% इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको अनुभव नहीं है मार्केट का, सिर्फ बेसिक नॉलेज है, या मार्केट को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, कुछ अभी हाल ही में आपने इसको जाना है, आप बिगनर हैं, आप 1-2 साल से ही मार्केट को देख रहे हैं, जान रहे हैं, उस हिसाब से कर रहा हूँ। हाँ, आपका अनुभव है तो आप 50% तक जाइए या 60% तक भी जा सकते हैं, यदि आपका अच्छा खासा मार्केट का अनुभव 10 साल, 15 या 20 साल से ज़्यादा है, तो वो हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ये प्लान करना, इन्वेस्टमेंट करना, यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पार्ट है दोस्तों। इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी आता है कि चलो हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो डिसाइड कर लिया, अब किस स्टॉक में, किस कंपनी के शेयर्स को हमें खरीदना चाहिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। फिर वहाँ भी दो प्रश्न आ जाता है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं, या दोनों करते हैं। तो उससे अगर ऐसा भी है दोस्तों, तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, और ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टॉक में ग्रोथ है। कुछ महीने, कुछ 6 महीना, साल भर पहले आप मार्केट को देखिए, जानिए दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं ना, तो पहले ये जानना होना ज़रूरी है, न कि भावनाओं में आके आपने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया और बाद में आप देख रहे हैं मार्केट लगातार 3 दिन 4 दिन से गिरता जा रहा है। तो आपका जो मनोबल है, जो उत्साह है, जो जोश है, वो सब खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तब से लॉस ही लॉस देख रहे हैं। तब आप करेंगे क्या? आगे फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपने जोश और कहते हैं ना कि आपने एकदम इमोशनल डिसीजन लेकर काम किया है। तो इससे अच्छा है कि पहले ऑब्जर्वेशन में चलिए, पहले 2-3 महीना मार्केट को देखिए, जानिए, फिर एक छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए कि भाई चलो हमने 5-10 हज़ार से स्टार्ट किया है, हम लाख में से 30,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं, हम 5-10 हज़ार से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि हमें चलना है काफ़ी दूरी तक, हमें जाना है लॉन्ग टर्म तक, हम अगला सोचेंगे कि कैसे क्या करना है। तो उसी तरह से दोस्तों आप ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, और अपना जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसे बहुत कम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपको दोस्तों एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक और पार्ट है जो कहलाता है ग्रीड मैनेजमेंट, ग्रीड कंट्रोल। ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमारे पास ग्रीड कंट्रोल नहीं है, ग्रीड मैनेजमेंट नहीं है, तो मैंने जैसे कहा ना अभी, आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उस पर 30%, 50% इन्वेस्ट करिए। अगर ग्रिड मैनेजमेंट और ग्रिड कंट्रोल नहीं है दोस्तों, तो आप 1 लाख में से 90,000 पूरा इन्वेस्ट कर देंगे। 10 लाख रुपया है तो 9 लाख कर देंगे, 1 करोड़ है तो 90 लाख इन्वेस्ट कर देंगे, और 10 करोड़ है तो 9-9.5 लाख रुपया, 9.5 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट कर देंगे। ये हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि वहाँ ग्रीड मैनेजमेंट और कंट्रोल ना होने पे आप इस तरह का इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं, और वही सारी समस्याओं का जड़ बन जाता है दोस्तों। क्योंकि जब बड़ी रकम है तो बड़ा लॉस भी दिखेगा,
अब जब बड़ा लॉस दिखेगा तो आप में आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो सहन करने की शक्ति है, जो पेशेंस है, वो सारा डगमगाने लगेगा, और जिसके कारण आप अपने आप को सस्टेन नहीं रख पाएंगे, आपका पेशेंस भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ शब्दों तक और किताबी तक ही वो पेशेंस वाला शब्द रह जाएगा। निजी जीवन में पेशेंस वाली बात लागू ही नहीं होगी, क्योंकि आप अपने पैसे को काफ़ी हैवी डैमेज देख रहे हैं, और बड़ा पैसा लगा है तो डर भी बड़ा होगा। अब ज़्यादा बड़ा पैसा तो ज़्यादा बड़ा डर, और वही डर आपको मजबूर कर देता है शेयर लॉस में बेचने के लिए। तो ये सारी समस्याएं इसलिए है कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं हुए, और आपने ग्रीड कंट्रोल और ग्रीड मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। इसलिए दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में ग्रीड मैनेजमेंट और ग्रीड कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसे फॉलो करते हैं और पेशेंस के साथ चलते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा रिटर्न पाएंगे। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख कर ज़्यादा चलें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हम सोचते हैं 15 दिन में पैसा आ जाए, 1 वीक में पैसा आ जाए। मार्केट हमारे और आपके अनुसार नहीं चलता है दोस्तों, हमारे और आपके सोच के हिसाब से, हमारे और आपके आशाओं के हिसाब से नहीं चलता है मार्केट। मार्केट चलता है एक अलग ही अपने हिसाब से, जो डिमांड और सप्लाई की बात होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का समावेश है, बहुत बड़े बड़े टॉप इन्वेस्टर हैं, उनका अपना डिसीजन है, वो देखते हैं, उनके अपने हिसाब से बेचते हैं, खरीदते हैं, वो भी न्यूज़ के ऊपर उनका भी ध्यान ज़्यादा रहता है। जब कोई बहुत बड़ा बैड न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ आता है तो वो अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। अब वो जब सारा पैसा निकालेंगे तो मार्केट तो गिरेगा ही ना। अब वो सारा पैसा अपना निकाल के सेफ हो रहे हैं और आप उसी समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका तो पैसा दूसरे दिन नेगेटिव देखना शुरू हो जाएगा। तो इससे बेस्ट है कि आप पहले 30% से स्टार्ट करिए अपने इन्वेस्टमेंट बजट को देखकर, और उस हिसाब से उतना ही इन्वेस्ट करिए। और आप काफ़ी अनुभवी हैं, मार्केट को बहुत भली भांति जानते हैं, 10, 15, 20 साल का अनुभव है, तो आप 50-60% तक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप तो मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं। 20 साल में, पिछले 20 साल में जो हुआ है वो सब कुछ आप जानते हैं, अपने मार्केट को देखा है, भली भांति जाना है, तो उस हिसाब से आप वो अपना जो भी रहेगा वो निर्णय आप सही लेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हम मार्केट को कई वर्षों से भी जाने और अनुभव लें, लेकिन इमोशनल डिसीजन अगर आप लेते हैं तो वहाँ भी आपका अनुभव भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपका इमोशनल डिसीजन करने का मतलब है कि आपने अपना ग्रिड मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, ग्रिड कंट्रोल फॉलो नहीं किया, ये समस्या हो जाएगी। और मैं फिर इस बात को जरूर दोहराऊंगा और कहूँगा दोस्तों, जैसे मैंने पिछले ऑडियो में मैंने कहा ही था कि मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए दोस्तों, जिससे आपको साल, 2 साल, 3 साल तक जरूरत ही नहीं है उतना पैसा। तभी आप वो पैसे को रख पाएंगे, मतलब वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रख पाएंगे, और रखने के साथ साथ आपका पेशेंस भी कायम रहेगा, और पेशेंस कायम रहा तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा दिखेगा। और एक बात दोस्तों, अगर आपका पेशेंस बहुत मजबूत है और आप ये सब जान चुके कि स्टॉक यहाँ से भी बहुत अच्छा जाने वाला है, तब वही स्टॉक को, वही कंपनी के शेयर्स का जो रिटर्न आप देखेंगे ना दोस्तों, 100%, 200%, 300%, ऐसा भी आप एक समय आएगा देखेंगे, क्योंकि आप में पेशेंस है, और क्योंकि आप में वो दूरदृष्टि है, उस कंपनी के को आप बहुत भली भांति जान चुके हैं, उसका भविष्य नियर फ्यूचर में कहाँ क्या क्या हो सकता है ये आप देख चुके हैं, या आपने उतना स्टडी और एनालिसिस किया है सेल्फ लेवल पर, तब वो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका मनोबल भी बनेगा, और यही भावना होगी कि ये शेयर जब कभी भी काफ़ी नीचे आएगा उस समय मैं और खरीद लूँगा। जब ये आपका सोच होता है ना दोस्तों, कि भाई जो कंपनी में आपका होल्डिंग बड़ा है और उस कंपनी को भली भांति आप जानते हैं, आपका अनुभव है, ज्ञान है, और आपने एनालिसिस स्टडी किया है, और उसमें भी आपकी अगर आपने इन्वेस्टमेंट बड़ा भी किया है और रिटर्न भी आप बहुत अच्छा पा रहे हैं, तो भी अगर आप चाहें तो उस ऐसे स्टॉक को डाइवर्सिफाई, थोड़ा कुछ लेवल पे डाइवर्सिफाई करके हम दूसरे कुछ और अच्छे स्टॉक पे पैरेलल लेवल पर कर सकते हैं। वो आपका अपना निर्णय है दोस्तों। लेकिन
हाँ, अगर आप ये जानते हैं कि यहाँ से भी कंपनी में बहुत ग्रोथ है, तो मार्केट नेगेटिव पे कितना भी गिर जाए, अगर वो शेयर आपको 10%, 20%, 30% नीचे मिलता है, दिखाई देता है, तो आपको बेचने की इच्छा नहीं होगी वहाँ। आपकी इच्छा होगी कि नीचे में मैं और 5 शेयर, 10 शेयर खरीद लूँ। ये आपका सोच प्रगतिशील है दोस्तों, और सफलता का यही बेसिक कुंजी भी है। तो उस तरह से अगर आप करते हैं तो ऐसे सफल रहेंगे दोस्तों। बस ये बात, ये सोच, ये विचार आपका कायम रहे, और उसी के साथ साथ आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी कायम रहे, तभी ये सब चीज़ संभव होगा। दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा। तो अत्यधिक पैसा आता है तो उसे सुचारू रूप से हमें यही देखना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, और अपनी आवश्यकता के अनुसार करें। और ये देखकर कि भाई चलो अच्छा सोच है, अच्छे विचार हैं, भविष्य में क्या क्या आवश्यकताएं बढ़ सकती हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप इन्वेस्ट करें। और अपने एज के हिसाब से भी आपको सोचना समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर आपका एज 50-60 के ऊपर है तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों। तो बस दोस्तों यही कहूँगा, और मैं मानता हूँ मैंने आज वाक्य लिया उसको भी आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे, ग्रिड मैनेजमेंट, ग्रिड कंट्रोल भी अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप सफल रहेंगे, और फाइनेंशियल क्राइसिस फिर नहीं आता है जीवन में। ये भी एक खास बात है, अगर ग्रिड मैनेजमेंट और ग्रिड कंट्रोल आप फॉलो करते हैं अलोंग विथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बस यही कहना था दोस्तों। बस आगे बाकी बातें तो आपको मालूम ही है हमारे कार्य विषय क्या है। बस इतना ही कहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं।